नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक अनाज मुफ्त मिलेगा। कोयला, खान और इस्पात पर संसद की स्थायी समिति ने कोयले के आयात रुझान और आत्मनिर्भरता के मुद्दे शीर्षक से रिपोर्ट पेश की है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मुताबिक शीर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे। आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र पर परामर्श पत्र जारी किया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा उपकर निधियों के कम हस्तांतरण को रेखांकित किया। इस अंक की सबसे पहली खबर खाद्य एवं पोषण से संबंधित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 से अगले 1 वर्ष तक NFSA 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के मुताबिक मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया है। NFSA के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवारों को 1 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलता है। इस घोषणा के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर दिया है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न मिलता था। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद करने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि खाद्यान्न का भंडार कम हो गया है। वर्ष 2022 में संयुक्त खाद्यान्न भंडार 305.69 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2021 के 591.56 लाख मीट्रिक टन भंडार की तुलना में बेहद कम है। इसके अलावा चावल की आर्थिक लागत में बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक लागत में खरीद लागत और वितरण लागत दोनों शामिल होती हैं। खरीद लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद अनुषंगिक लागत यानी प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल कॉस्ट दोनों शामिल हैं। दरअसल मुफ्त खाद्यान्न वितरण का कुछ महत्व भी है। इससे NFSA में राष्ट्रव्यापी एकरूपता लाने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और इस निर्णय से गरीबों में भी सबसे गरीब व्यक्तियों के ऊपर से आर्थिक बोझ कम होगा। NFSA 2013 के तहत लाभार्थी परिवारों को खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसके लिए उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक श्रेणी है अंत्योदय अन्न योजना परिवार की श्रेणी। इसमें ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके मुखिया विधवा, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा जिनके पास निर्वहन या सामाजिक सहायता का कोई निश्चित साधन नहीं है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाला राशन जो है उसको भी इस तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसमें अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों को 35 किलोग्राम राशन प्रति परिवार दिया जाता है। वहीं प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। इसी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवार को 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति दिया जाता है और इसी तरीके से प्राथमिकता वाले परिवारों को भी 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति दिया जाता है। अगला टॉपिक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। कोयला, खान और इस्पात पर संसद की स्थायी समिति ने कोयले के आयात रुझान और आत्मनिर्भरता के मुद्दे शीर्षक से रिपोर्ट पेश की है। आयात रुझानों के मुताबिक कोयला आयात धीरे धीरे बढ़ा है। ये वर्ष 2006-07 के 43 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 215 मिलियन टन हो गया है। कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में देश में कोयले की कुल मांग 1027 मिलियन टन थी। कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दे की बात करें तो इसमें उच्च गुणवत्ता वाले कोयले या कोकिंग कोयल की आपूर्ति सीमित है। इसके अलावा माल ढुलाई और बंदरगाह प्रबंधन शुल्क बहुत ज्यादा है। भारतीय कंपनियां विदेशों में कोयला ब्लॉक का अधिग्रहण नहीं कर रही और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में निजी क्षेत्र पीछे हट रहा है। हालांकि कोयले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि कोयले के आयात को कम करने के लिए या रोकने के लिए संबंधित क्षेत्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा कोयले के आयातकों को कोयला आयात प्रबंधन प्रणाली में पंजीकरण कराना होता है। साथ ही आपूर्ति में किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विस्फोट रहित खनन तकनीक को अपनाया जाएगा। कोयले की कीमत को कम करने के लिए मानव एवं मशीन के उपयोग को बेहतर किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में सुधार किया जा रहा है। गैर आवश्यक वस्तुओं पर व्यय को कम करने पर बल दिया जा रहा है। संसदीय समिति ने इस संबंध में कुछ प्रमुख सिफारिशें
सिफारिशें की हैं। आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता कम करने के लिए अधिक कोयला धावनशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। आवश्यक पर्यावरणीय और वन मंजूरी के बाद ही नए खोजे गए या विकसित स्थलों में खनन कार्य शुरू किए जाने चाहिए। राजस्व बंटवारे के आधार पर अधिक खदानों की नीलामी की जानी चाहिए। नई तकनीकों को अपनाकर खदानों के मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विदेशी कोयला ब्लॉकों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। अगली खबर आनुवांशिक फसलों से संबंधित है। आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। हाल ही में सरकार ने जीएम सरसों DMH11 के पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दी है। जीएम तकनीक एक विघटनकारी तकनीक है। इसके तहत एक सजीव के जीनोम में किसी दूसरे सजीव के DNA का प्रवेश कराया जाता है। इससे उस सजीव में नई या फिर अलग विशेषताएं मिलती हैं। फसल के जीनोम में संशोधन इसलिए किया जाता है ताकि फसल की किसी विशेष किस्म में वांछित परिवर्तन लाए जा सकें। उदाहरण के लिए किसी फसल की वृद्धि में परिवर्तन लाना या किसी विशेष रोग के खिलाफ उसकी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना है। जीएम सरसों DMH11 का विकास बार्नेज बार स्टार प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह हाइब्रिड बीजों की एक उत्पादन प्रणाली है। इसका उपयोग स्वपरागित फसलों में किया जाता है। इससे फसल की उपज और इसके अनुकूलन में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में कई दशकों से सफलतापूर्वक अपनाया गया है। विषाक्तता, एलर्जेनिसिटी, फील्ड ट्रायल, पर्यावरण सुरक्षा आदि से संबंधित अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों से ये पता चला है कि ये किस्म खेती के लिए, भोजन और चारे के लिए भी सुरक्षित है। जीएम सरसों DMH11 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने विकसित किया है। DMH11 का विकास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे सरसों के घरेलू उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे देश में खाद्य तेलों के आयात में कमी आएगी। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में भारत ने 14.1 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया है। ये देश के कुल उपभोग का लगभग 2/3 हिस्सा है। अगली खबर कैग से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मुताबिक शीर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में अलग अलग मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले 72 सूचीबद्ध CPSEs को शामिल किया गया है। इस समीक्षा में ये कहा गया है कि इनमें से 32 उपक्रमों के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या 50% से कम है। इसके अलावा 37 CPSEs यानी कि 51% में स्वतंत्र निदेशक हैं, लेकिन उनके बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है और 17 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बोर्ड की बैठक के लिए निदेशकों का कोरम यानी कि गणपूर्ति भी अपर्याप्त है। इनमें कोरम के लिए जरूरी एक स्वतंत्र निदेशक भी नहीं है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनों का संयोजन है जिनके द्वारा व्यवसायों को संचालित, विनियमित और नियंत्रित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक औपचारिक संरचना प्रदान की है। इसके तहत अधिक और नए अनुपालन मानदंडों के माध्यम से डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता में बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्लॉज 49 के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और विनियमन करता है। क्लॉज 49 के अलावा CPSEs को लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा निर्देशों के माध्यम से भी विनियमित किया जाता है। इन दिशा निर्देशों में ऐसे गैर सूचीबद्ध सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी शामिल हैं जिन्हें क्लॉज 49 विनियमित नहीं करता है। ये दिशा निर्देश निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, सहायक कंपनियों, डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग, अनुपालन और कार्यान्वयन शेड्यूल जैसे मामलों से संबंधित है। कार्यकारी निदेशक, इनकी दोहरी भूमिका होती है। ये कंपनी के कर्मचारी भी होते हैं और निदेशक भी। निर्णय लेने में वे कंपनी के भीतरी मामलों से जुड़े विचारों को शामिल करते हैं। गैर कार्यकारी निदेशक बाहरी विचारों को शामिल करते हैं। इनमें बड़े शेयर धारकों को शामिल किया जा सकता है और स्वतंत्र निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भौतिक संबंध नहीं होता है। ये न तो कंपनी की कार्यकारी टीम का हिस्सा होते हैं और न ही कंपनी के दिन प्रतिदिन के परिचालनों में शामिल होते हैं। अगली खबर दूरसंचार से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र पर परामर्श पत्र जारी किया। सबमरीन केबल डिजिटल युग और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की मुख्य संरचना है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वर्णित किया था। विश्व का लगभग 99% डिजिटल अंतर्राष्ट्रीय संचार वैश्विक सबमरीन केबल नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। सबमरीन केबल सिस्टम में शामिल किया जाता है ड्राई प्लांट को, यानी जमीन पर केबल लैंडिंग स्टेशन को, जहां एक सबमरीन केबल जमीन के ऊपर आती है।
दूसरा है वेट प्लांट। सबमरीन केबल का वेट प्लांट बीच मेन होल्स के मध्य स्थित होता है। इसमें सबमरीन केबल, ऑप्टिकल रिपीटर्स, गेन इक्विलाइजर और ब्रांचिंग यूनिट शामिल है। सबमरीन केबल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये स्थलीय ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की तुलना में अधिक विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान करती है। भारतीय तट पर स्थित टियर 1 और टियर 2 शहरों की डिजिटल कनेक्टिविटी तथा अवसंरचना में सुधार के लिए घरेलू सबमरीन केबलों की परिकल्पना की जा सकती है। ये परामर्श पत्र भारत में घरेलू सबमरीन केबलों को बिछाने में आ रही चुनौतियों और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक प्रयासों का उल्लेख करता है। ट्राई सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच को विनियमित कर रहा है। इसके जरिए भारत में अलग अलग केबल लैंडिंग स्टेशनों पर टर्मिनेट होने वाली सबमरीन केबलों पर इंटरनेशनल कैपेसिटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। अगला टॉपिक कर से संबंधित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा उपकर निधियों के कम हस्तांतरण को रेखांकित किया। वित्त वर्ष 2021 के लिए केंद्र सरकार ने लेखाओं पर कैग की रिपोर्ट में उपकर और लेवी का उपयोग नहीं किए जाने को रेखांकित किया है। उपकर पहले से मौजूद कर के अलावा अतिरिक्त कर के रूप में लगाया जाता है। ये वास्तव में कर के ऊपर कर लगाना है। उपकर किसी विशेष कार्य के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से लगाया जाता है। अधिभार भी कर के ऊपर आरोपित कर होता है, हालांकि इसे किसी विशेष उद्देश्य से संग्रह नहीं किया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेकानुसार किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिभार की आय का उपयोग कर सकती है। उपकर सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं होता है। वांछित उद्देश्यों को पूरा होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। यह अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरह के करों पर लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 270 के मुताबिक केंद्र सरकार उपकर को राज्यों के साथ करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर कर सकती है। और आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। इसमें उपकर है यूनिवर्सल एक्सेस लेवी। ये सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यानी USOF 2002 के तहत राजस्व सृजन करने वाला एक तंत्र है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती मोबाइल और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे भारत नेट परियोजना को लागू किया जाता है। इस पर CAG का कहना है कि USO फंड में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का कम हस्तांतरण किया गया है। दूसरा उपकर है राष्ट्रीय खनिज न्यास लेवी। न्यास को खनन पट्टा धारक रॉयल्टी प्रतिशत के रूप में किए गए भुगतान के माध्यम से वित्त पोषित करते हैं। इस पर कैग ने कहा है कि राष्ट्रीय खनिज न्यास लेवी का कम हस्तांतरण किया गया है। तीसरा उपकर है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कोष। वित्त अधिनियम 2018 के प्रावधान के मुताबिक 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा पर उपकर लगाया जाता है। इस उपकर द्वारा संग्रहित राजस्व का 75% हिस्सा शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इस पर कैग ने टिप्पणी की है कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। 1 रैंक 1 पेंशन। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को भुगतान की जाने वाली पेंशन में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। ये संशोधन 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त सभी रक्षा कर्मियों पर लागू होगा। हालांकि इसमें 1 जुलाई 2014 तक समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को शामिल नहीं किया गया है। 1 रैंक 1 पेंशन सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को समान पेंशन प्रदान की जाने वाली योजना है। OROP से पहले पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के समय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन मिलती थी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक पोर्टल है। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक रोजगार प्लेटफॉर्म है। यहाँ अलग अलग प्रकार की रोजगार सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका उद्देश्य रोजगार चाहने वाले योग्य उम्मीदवारों को उपयुक्त रोजगार खोजने के लिए संभावित नियोक्ताओं से जोड़ने में मदद करना है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर कौशल प्रशिक्षण के जरिए उम्मीदवारों के व्यक्तित्व में भी सुधार लाता है। नेशनल करियर सर्विस और ई-श्रम के बीच लिंकेज का कार्य इस वर्ष पूर्ण हो गया है। ई-श्रम पोर्टल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर सभी असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस मौजूद है। मिशन ओलंपिक्स। भारतीय सेना ने अपने मिशन ओलंपिक्स कार्यक्रम के तहत 4 प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों की भर्ती की है। मिशन ओलंपिक्स को वर्ष 2001 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 11 खेलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस मिशन की सफलताओं में शामिल है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 एथेंस, सूबेदार विजय कुमार 2012 लंदन और नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020। मिशन ओलंपिक्स के एक भाग के रूप में भारतीय सेना ने 5 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं और एक अत्याधुनिक सेना खेल संस्थान स्थापित किया है।
अगली खबर भी खेलों से संबंधित है। खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। इस डैशबोर्ड में खेलो इंडिया योजना और खेलो इंडिया आयोजनों से संबंधित सभी सांख्यिकीय आंकड़े मौजूद हैं। इसे रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक विशिष्ट वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत देश में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई है। इसके लिए देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत प्रतिभावान खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक 5 लाख रुपए की वार्षिक प्रतिभा विकास राशि प्रदान की जाती है। अगला टॉपिक है जयनगर का मोया। जयनगर के मोया के लिए भौगोलिक संकेतक टैग को 10 सालों का विस्तार दिया गया है। जीआई विशेष भौगोलिक उत्पत्ति या पहचान वाले उत्पादों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है। ऐसे उत्पाद अपनी मौलिक उत्पत्ति के कारण विशेष गुणों से युक्त या ख्याति प्राप्त होते हैं। जयनगर के मोया को वर्ष 2014 में जीआई टैग मिला था। जयनगर का मोया पश्चिम बंगाल की एक स्वादिष्ट मिठाई है। इसे कनकचूर खोई यानी तले हुए सुगंधित धान, नोलेन गुड़ यानी नया गुड़, घी, खोया खीर, इलायची, किशमिश और काजू से तैयार किया जाता है। इस मिठाई को सर्वप्रथम जयनगर के आशुतोष दास ने 1904 में बनाया था। अगला टॉपिक है तेलसफ नवपाषाण कालीन स्थल इजराइल। इजराइल के तेल उत्सव क्षेत्र से नीले और अन्य रंगों में रंगे हुए कपास के रेशे प्राप्त हुए हैं। ये रेशे लगभग 5200 ईसा पूर्व या 7200 वर्ष पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के रेशों का प्राचीनतम ज्ञात प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, जो कि 6000 से 5500 ईसा पूर्व का है। यहाँ इन रेशों से बने धागों का इस्तेमाल तांबे के मनकों को पिरोने के लिए किया जाता था। तेल उत्सव जॉर्डन घाटी में स्थित है। ये एक उत्तर नवपाषाण कालीन बस्ती है। तेल उत्सव में कई अन्य पुरावशेष भी मिले हैं, जैसे कि अनुष्ठानिक खाद्य भंडारण के लिए अनाज के कोष्ठागार, सामाजिक उत्सवों में बियर के सेवन के प्रमाण, आधुनिक समय के अनातोलिया, रोमानिया, मिस्र और अफ्रीका के अन्य भागों के मनके, इराक, सीरिया और आर्मेनिया से बर्तन, मध्य पूर्व से तांबा और अन्य धातुओं के सबसे आरंभिक प्रमाण। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे। वर्ष 1979 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हें किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1938 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कृषि उपज बाजार विधेयक प्रस्तुत किया था। ये विधेयक जिस समय प्रस्तुत किया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इस विधेयक के प्रावधानों को भारत के अधिकांश राज्यों ने लागू किया था। उनकी जयंती पर हर वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने सहकारी खेती का एक्सरे और जमींदारी का उन्मूलन नामक साहित्य लिखा था। चौधरी चरण सिंह का व्यक्तित्व कठोर परिश्रम, करुणा, ईमानदारी और व्यवहारिकता से ओतप्रोत था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। स्कॉटलैंड। यहाँ की राजधानी एडिनबर्ग है। स्कॉटलैंड में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन करने के लिए आयु सीमा कम करने के पक्ष में मतदान किया गया है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के 4 भागों में सबसे उत्तरी भाग है। इसका ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के लगभग 1/3 हिस्से पर विस्तार है। स्कॉटलैंड दक्षिण में इंग्लैंड, पश्चिम और उत्तर में अटलांटिक महासागर तथा पूर्व में उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। स्कॉटलैंड की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो उत्तर में इसमें हाईलैंड्स हैं, मिडलैंड में वैली है और दक्षिणी भाग अपलैंड्स में विभाजित है। इसका उच्चतम बिंदु माउंट नेविस है और यहाँ की प्रमुख झील लोक नेस है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।